एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके विथ निशि सिंह में। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी का ही मॉडल पेपर जो कि 2017 का है। इससे पहले हम 2014, 2015 और 2016 तीनों ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। उसी के साथ चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ए अवधी, बी दिया गया है ब्रजभाषा, सी दिया गया है खड़ी बोली या फिर डी दिया गया है देवनागरी। वर्तमान हिंदी का तात्पर्य ये है कि इस समय कौन सी हिंदी प्रचलन में है या फिर कौन सी हिंदी बोली जाती है। तो इस समय कौन सी हिंदी प्रचलन में है? इस समय जो हिंदी प्रचलित है उसे कहते हैं खड़ी बोली। इस समय खड़ी बोली का प्रचलन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली क्या है? प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थानी, बी दिया गया है पूर्वी हिंदी, सी दिया गया है बिहारी या फिर डी दिया गया है पश्चिमी हिंदी। अगर बघेली भाषा देखें तो ये कहाँ से संबंधित है? इसका आंसर दीजिएगा। ये भाषा संबंधित है पूर्वी हिंदी से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भाषा से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी भाषा किस राज्य या फिर किस उपभाषा से संबंधित है, तो भाषा को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए दिया गया 32, बी दिया गया 34, सी दिया गया 33 या फिर डी दिया गया 36। अगर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 33। अगर स्वर की संख्या देखें तो स्वर कितने होते हैं? हमारे मानक स्वर होते हैं 11, वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन 2 अंक और आ को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ स्वर कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। और ये 11 हमारे क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। तो 11 स्वर हैं और 33 यानी 33 क्या है? हमारे व्यंजन है। व्यंजन में भी 4 व्यंजन होते हैं। स्वर व्यंजन होता है, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन और चौथा होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। स्वर व्यंजन में हमारे 25 वर्ण आते हैं, तो ये सब भी आप सब याद रखिएगा। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आ, उ, ए या फिर ङा। तो आ, उ, ए ये सभी तो स्वर में आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होता है? स्वर में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, या स्वर में नहीं आता। स्वर अभी आपको मैंने बताया कितने होते हैं? 11 होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। साखी की रचयिता हैं या फिर साखी की रचना किसने की है? तो साखी, शबद, रबैनी, इन तीनों के रचनाकार कौन है? इन तीनों के रचनाकार हैं कबीरदास जी। इन तीनों को मिला के इनका नाम बीजक रखा गया है। ये तीनों बीजक के अंतर्गत आती हैं। तो कबीरदास जी की ये तीनों एक इनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर का है। भ्रमर गीत की रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचनाकार के बारे में पूछ रहा है। 56 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सूरदास, बी दिया गया है घनानंद, सी दिया गया विद्यापति या फिर डी दिया गया शिवा सिंह। भ्रमर गीत बहुत ही प्रचलित काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास जी की रचना है क्या? भ्रमर गीत। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है ए निराला, बी अज्ञेय, सी दिया गया पंत या फिर डी दिया गया जयशंकर प्रसाद। 57 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हिंदीवाद में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अज्ञेय को हिंदी के प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
पनेश्वर नाथ यानी कि रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शन ए दिया गया है गबन, बी दिया है गोदान, सी दिया गया गीतांजलि या फिर डी दिया गया मैला आंचल। तो गोदान ये सब तो किसकी रचनाएं हो जाती हैं? ये हो जाती हैं प्रेमचंद्र जी की रचनाएं। इसका मतलब मैला आंचल यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। मैला आंचल किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? रेणु यानी पनेश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संधि के बारे में। तो यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। यद्यप में कौन सी संधि है? ए दिया है गुड़, बी दिया गया है अयादि, सी दिया गया है यड़ संधि या फिर डी दिया गया है दीर्घ संधि। यद्यप में कौन सी संधि होगी? हमेशा याद रखिएगा या फिर वा, इन दोनों के पहले अगर कोई भी आधा वर्ड आता है तो हमेशा ये कौन सी संधि होगी? यड़ होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यड़ संधि। गुड़ में क्या होता है? गुड़ संधि में क्या होता है? अगर छोटे ए या फिर छोटे ओ की मात्रा आती है तो हमेशा गुड़ संधि होगी, इसको भी याद रखिएगा। दीर्घ संधि आप सबको पता ही होगा, छोटा बड़ा ये सब मिलके क्या बोलते हैं? बड़ा बन जाता है। अयादि संधि लगभग तीन शब्दों का मेल होता है, तो ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यद्यप में यड़ संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। ओके, एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुड़, तीसरा होता है वृद्ध, चौथा होता है यड़ और पांचवा होता है अयादि। ओके, तो अभी मैंने बताया अयादि संधि के बारे में कि अयादि संधि में लगभग क्या होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पवन दिया, यानी 3 वर्ण दिया है, तो ये अयादि स्वर संधि होगी, यानी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें मनोहर और संयोग और नमस्कार की, तो ये सब स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्वर संधि के अतिरिक्त संधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यंजन संधि और दूसरी होती है विसर्ग संधि, तो ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारा संधि से पूछा है। मनोयोग में कौन सी संधि है? सही संधि का इसका संधि विच्छेद हमें सही से करना है। ओके, 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो मनोयोग कौन सी संधि है? सबसे पहले जान लीजिए, तो ये विसर्ग संधि है। अब हमें इसका सही संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हो जाएगा मना धन योग, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मना धन योग कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, अभी मैंने आपको बताया। ओके, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ए दिया गया समधनमति, बी दिया गया संधनमति, डी दिया गया सदधनमति, डी दिया गया है सतधनमति। अगर सन्मति का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? 62 में इसका आंसर होगा सतधनमति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कैसे? व्यंजन संधि है। ओके, व्यंजन संधि में क्या होता है? जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो जैसे यहाँ पे ता है तो इसका पंचम वर्ग हो जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे ना आ गया है। ओके, ता था दादा ना, तो ये पंचम यहाँ पे इसका वर्ड आ गया है संधनमति, तो सतधनमति, तो इसका पहला यहाँ पे वर्ड आ जाएगा सतधनमति। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे संधि से बनता हुआ क्वेश्चन दिया गया, श्रवण का संधि विच्छेद होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है। श्रवण में कौन सा संधि विच्छेद होगा? श्रवण का संधि विच्छेद होगा श्रवधन अन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, श्रवण का संधि विच्छेद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 5 स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। गुड़ स्वर संधि, दीर्घ, वृद्ध, अयादि और यड़, ये 5 हमारे क्या होते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अत्याचार का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद हमें बताना है। 65 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अतिधनाचार, बी दिया गया है अतिधनचार, सी दिया गया है अत्याधनचार या फिर डी दिया गया है अतिधन आचार। तो अत्याचार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिधन। ओके, अगर अत्याचार में उपसर्ग की बात करें तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा अत्याचार में, इसी से बना है अतिधन आचार। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है? करेक्ट है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा। क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लग के उनके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं। ए दिया गया है अपवाद, बी दिया गया है पराजय, सी दिया गया है प्रभाव या फिर डी दिया गया है ओढ़ना। ऐसा शब्द हमें बताना है 66 नंबर के क्वेश्चन में जिसमें क्या है, उपसर्ग नहीं है। तो ओढ़ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप उपसर्ग हो जाएगा, पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा, प्रभाव में प्रा उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन ओढ़ना में हमारा कोई उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्दांश के अंतर्गत आते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। कनिष्ठ में अगर प्रत्यय की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ईष्ट प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ईष्ट प्रत्यय से बना है कनिष्ठ। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से यहाँ पे उपसर्ग पूछा है हमसे। 68 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ए दिया है नी, बी दिया गया है निह और सी दिया गया है निर या फिर डी दिया गया है निरी। निर्वाह में अगर उपसर्ग की बात करें तो कौन सा उपसर्ग सही हो जाएगा? यहाँ पे उपसर्ग सही, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? सी सही होगा। निर उपसर्ग का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है निर्वाह में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है 69 नंबर का क्वेश्चन है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? प्रत्यय आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक होता है कृदंत प्रत्यय। तो पूछ रहा है कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ता है? तो कृदंत जुड़ता है क्रिया के साथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग होता है क्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ऐसा शब्द हमें बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 70 नंबर का क्वेश्चन है। ए दिया गया है सुयोग, बी दिया गया है विदेश, सी दिया गया है अत्याधिक, डी दिया गया है सुरेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सुरेश। ओके, अत्याधिक में अगर प्रत्यय की बात करें तो बहुत लोग अत्य प्रत्यय लगाएंगे, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय उपसर्ग होगा? इसमें उपसर्ग होगा हमारा अति उपसर्ग होगा किसमें? अत्याधिक में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गौशाला में कौन सा समास है? ओके, समास से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। गौशाला में अगर गौशाला का हम संधि विकसित करें या फिर गौशाला का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला या फिर गाय के लिए घर। ओके, गौशाला। 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा समास सही होगा हमारा? इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास क्या होगा, सही होगा। कैसे? द्वंद्व तो हो नहीं सकता। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों शब्द जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं, यानी दोनों की प्रधानता होती है। दिग में क्या होते हैं, संख्यावाचक शब्द दिए होते हैं, तो दिग भी नहीं हो सकता। कर्मधारय समास में क्या होता है, 2 शब्द दिए होते हैं जिनमें एक की उपमा दूसरे से की जाती है। तो तत्पुरुष समास इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। फिर से समास से क्वेश्चन है। चक्रपाणी यानी किसकी बात हो रही है? विष्णु जी की बात हो रही है, यानी किसी तीसरे की बात हो रही है। तो बहुब्री समास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुब्री समास क्या होते हैं, जिनमें दोनों पद की प्रधानता ना हो कि किसी तीसरे पद की क्या हो, प्रधानता हो, तो बहुब्री समास कहलाता है। ओके, अव्ययभाव समास क्या होते हैं, जिनमें पहला पद क्या हो, प्रधान हो। कर्मधारय अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें एक शब्द की दूसरे से तुलना की गई हो। द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, जैसे बाप पुण्य, दिन रात, माता पिता, ये सब क्या आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बहुब्री समास इसमें करेक्ट हो जाएगा चक्रपाणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया 73 नंबर का क्वेश्चन है। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, नरो में उत्तम। 73 नंबर का क्वेश्चन है। नरो में उत्तम, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अव्ययभाव तो होगा नहीं, कर्मधारय भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी की तुलना नहीं हो रही है, द्वंद्व तो कतई नहीं है,
क्योंकि एक ही शब्द दिया गया है तो कौन सा बचा हमारा तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, कारक, अधिकरण, ये सब क्या आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह, ग्रह कितने हैं यानी कि 9। 9 क्या दी गई है, मेरी संख्या दी गई है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 9 ग्रह, तो इसमें कौन सा समास होगा। इसमें हमारा अभी मैंने आपको बताया कि द्विगु समास होगा। कैसे, जब संख्यावाचक शब्द दिए हों तो उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, द्विगु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते। 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास देशज है। देशज, विदेशज और संकर, ये सभी किस में आते हैं, समास के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो देशज क्या होता है, जो हम अपने, देशज शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपने आसपास की भाषाओं में क्या करते हैं, प्रयोग करते। क्षेत्रीय भाषा जिसको आप कह सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, देशज के। ए दिया गया है अग्नि, बी दिया गया है प्रार्थना, सी दिया गया है खेत, या फिर डी दिया गया है लोटा। तो आप सबको पता ही चल रहा होगा कि देशज इसमें से कौन सा है, डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लोटा किस में आता है, हमारा देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, उनमें से एक होता है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शत्रुता, बी दिया गया है वीर, सी दिया गया है मनुष्य, या फिर डी दिया गया है गुरु। गुरु, वीर, मनुष्य, ये सभी हमारे क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, शत्रुता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। शत्रुता किसके अंतर्गत आएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंसू का बहुवचन क्या होता है। आंसू, बी दिया है आंसू, या फिर डी, सी दिया गया है आंसू, या फिर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आंसू का बहुवचन क्या होगा, इसका वाक्य प्रयोग करके आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसुओं क्या हो जाएगा, आंसू का बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आंसुओं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, या फिर अव्यय के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे पहले से ही टिक लग गया है। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ओके, निपात भी अव्यय के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन आप तभी करिएगा जब आप एक बार अपना पूरा हिंदी व्याकरण क्या कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। जब आपको रिवीजन चाहिए होगा या फिर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, तभी आप इन क्वेश्चनों को कीजिएगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर किस पार्ट में आप थोड़े कमज़ोर हैं। इससे आपको इसका आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो सेना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सेना का पर्यायवाची पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वृक्ष, बी दिया गया है पुष्प, सी दिया गया है अनिक, या फिर डी दिया गया है अरि। वृक्ष तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। पुष्प भी नहीं होगा। अनिक की बात करें तो अनिक क्या हो जाएगा, सेना का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अनिक। अनिक क्या है, सेना का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची से भी उस साल बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ए दिया चक्रवात, बी दिया गया पावस, या फिर सी दिया गया पवन, डी दिया गया अनल। अनल का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होती है, अग्नि होती है। तो यहाँ पे अनिल हमसे पूछ रहा है, अनिल का क्या पर्यायवाची हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे पवन, यानी कि हवा जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 81 नंबर का क्वेश्चन है। धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती का पर्यायवाची पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चंचला, बी दिया गया है विपुला, सी दिया गया है सारसी, या फिर डी दिया गया है अचला। 81 नंबर का क्वेश्चन है।
अगर धरती की बात करें तो पृथ्वी, वसुधा, भूमि, ये सब क्या हो जाती है, धरती के पर्यायवाची। और साथ में अचला भी क्या हो जाती है, धरती की ही पर्यायवाची हो जाती है। रत्न, गर्भा, ये सब क्या है, धरती के पर्यायवाची हैं। ओके, चंचला की बात करें तो किसको कहा जाता है, लक्ष्मी को कहा जाता है चंचला। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब कोई 3 इसमें आकाश के पर्यायवाची होंगे और कोई एक इसमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ए दिया है व्योम, बी दिया है अंबक, सी दिया गया है नभ, डी दिया गया है अनंत। तो व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है, नभ भी आकाश का पर्यायवाची है और अनंत भी आकाश का पर्यायवाची है। तो बचा कौन सा, अंबक। अंबक हमारा आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ये आकाश के पर्यायवाची में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें भी वही पूछा है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कोई 3 आम के पर्यायवाची होंगे। अमृत फल, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये तो पहले ही हमारा क्या है, करेक्ट है। आम्र, ये भी सही है। रसाल भी आम का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। पिक, पिक हमारा यहाँ पे आम का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 83 के लिए करेक्ट हो जाएगा। आम का पर्यायवाची पिक नहीं होता है। पर्यायवाची की बात करें तो अमृत फल, आम्र और रसाल, ये सब क्या हो जाते हैं, आम के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, गगन का विलोम शब्द है। विलोम पूछ रहा है किस, सॉरी, गमन का विलोम पूछ रहा है। ओके, 84 नंबर का क्वेश्चन है, गमन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जाना, बी दिया है उतरना, सी दिया गया आगमन या फिर डी दिया गया चढ़ना। गमन का मतलब क्या होता है, जाना। ओके, उतरना तो हो नहीं सकता, जाना भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी चढ़ना भी नहीं हो सकता। तो आगमन क्या हो जाएगा, गमन का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इसी तरीके से लाते रहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया 85 नंबर का क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है। मौन का मतलब क्या होता है, मौन का मतलब होता है जो कुछ बोले ना, यानी चुपचाप रहने वाला। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मुखर, तो ये यहाँ पे मुखर ही सही हो जाएगा। मुखर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला या फिर बोलने वाला। तो मौन का विलोम क्या हो जाएगा, मुखर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मौखिक क्या होता है, मौखिक का मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परोक्ष का विलोम शब्द है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम पूछ रहा है 86 में। परोक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष या फिर जो चीज़ इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, यानी कि सामने। 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परोक्ष का और विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया परोक्ष का विलोम। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृतज्ञ का विलोम होगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कठिन, बी दिया गया है कृपाण या फिर सी दिया गया है कृतज्ञ, डी दिया गया है करुण। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ मतलब होता है जो किसी के किए गए एहसानों को न माने। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो किसी के किए गए एहसानों को माने, यानी कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कृतज्ञ क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा, यानी जो किसी के द्वारा किए गए उपकारों को क्या करे, माने। 88 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वह वस्तु जो नासवान हो क्या कहलाएगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ए दिया गया है नश्वर, बी दिया गया है शाश्वत, सी दिया गया है अमर या फिर डी दिया गया है अलौकिक। जो वस्तु नाशवान हो उसका क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे मनुष्यों के लिए कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर क्या होता है, नाशवान होता है, यानी इसका कभी ना कभी एक दिन नष्ट होना ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, नश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है,
अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वह स्त्री जो अभिनय करती हो, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें भी हमें बताना है। अभिनय करती हुई यानी क्या हो जाएगी, अभिनेत्री। अगर स्त्री की जगह पुरुष होता तो क्या हो जाता, अभिनेता हो जाएगा। ओके, वह स्त्री जो अभिनय करती है क्या कहलाएगी, अभिनेत्री कहलाएगी। नर्तिका क्या होती है, जो क्या करती है, नृत्य करती है, उन्हें क्या कहते हैं, नर्तिका कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, थोड़ा जानने वाला उसको क्या कहेंगे, जो थोड़ा जानता हो। अल्पज्ञ, बी बहस, सी मूर्ख, या फिर डी अग्र। थोड़ा जानने वाले को हम क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा जाने या फिर जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन के लिए हमें 92 से लेकर 91 तक कुछ क्या दिए गए, निर्देश दिए गए। तो चलिए इनको देखते हैं कि ये क्या दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है, ये पढ़ के उसके बाद हमें बताना है कि 92 और 93 का हमें इसमें क्या करना है, आंसर इसमें हमें देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्लेसेस खाली हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे भरना है। तो दिया गया है समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता, मैं आपको एक कर देती हूँ, और आज के जीवन को महान शक्ति। समाचार पत्र जीवन साधारण के विचारों की डैश डैश 91 करने का साधन है। समाज देश के विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की डैश डैश का प्रामाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा मिल सकता है। ये जन जागृति का आधार है। ओके, तो ये जो डैश यहाँ पे दिए गए वो हमें इसमें क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे 92 और 93 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 91 92 कर दिया है। तो जहाँ पे 91 दिया गया वहाँ पे हमें 92 के लिए क्या करना है, फिल करना है। तो 92 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया गया विचारों को क्या करता है, विचारों की अभिव्यक्ति करने का साधन है। तो ऑप्शन नंबर 92 का बी करेक्ट हो जाएगा, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करने का क्या है, एक साधन है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे 92 दिया है यहाँ पे हमें 93 होना चाहिए। तो देखते हैं 93 में क्या है। ये दिया है, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिदिन की, 93 पूछ रहा है क्या, प्रतिदिन की घटनाओं का प्रमाणित वर्णन समाचार पत्र में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 93 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटनाओं का, और इसमें क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति। तो वहाँ पे आपको अभिव्यक्ति और 93 में आपको घटना यहाँ पे फिल करनी है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। ओके, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हों। तद्भव जो संस्कृत का ही तोड़ मोड़ के या फिर जिनको हम अपनी आम बोल भाषा में यूज़ करते हैं। देशज अभी मैंने आपको बताया जो क्षेत्रीय भाषा तक सीमित जो भाषाएं रहती हैं या फिर जो क्षेत्रीय भाषाओं में बोली जाती हैं। शंकर शब्द क्या होते हैं, शंकर शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बने हो शंकर शब्द कहलाते हैं। तो विभावरी पूछ रहा है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा तत्सम है, यानी संस्कृत से सीधे लिया गया है विभावरी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 94 में करेक्ट हो जाएगा, तत्सम। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, बहनोई शब्द का तत्सम है। बहनोई का मतलब क्या होता है, यानी बहन का पति। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया बहन ओई, बी दिया गया है बहन पति, सी दिया गया भगनी पति, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। अगर तत्सम की बात करें तो बहन का अगर हम संस्कृत में अनुवाद करें तो क्या होता है, भगनी होता है, और बहन के पति यानी पति का तो पति ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भगनी पति। बहनोई का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा, यानी संस्कृत रूप हो जाएगा भगनी पति, किसका, बहनोई का। तो ऑप्शन नंबर सी इस पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है 96 नंबर का क्वेश्चन है, मुहावरे दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ठन गोपाल का अर्थ है। ठन गोपाल का अर्थ है मतलब क्या, ठन गोपाल किसे कहा जाता है, जिसके पास कुछ भी ना हो। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो क्या, कंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो आप सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, तो पहले प्रैक्टिस आप पहले पढ़िए जाके हिंदी व्याकरण को, उसके बाद यहाँ पे आइए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके,
और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है घर बसाना का अर्थ है। ए दिया गया है घर बनाना, बी घर में रहना, सी विवाह करना, या फिर डी दिया गया है मदद करना। 97 नंबर का क्वेश्चन है घर बसाना। घर बसाना आप सबने कई बार सुना होगा घर में या फिर किसी फिल्म या फिर टीवी पे। घर बसाने का क्या अर्थ होता है? विवाह करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा, विवाह करना घर बसाना का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार पूछ रहा है इसमें। श्लेष अलंकार क्या होते हैं? श्लेष अलंकार होते हैं जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, जैसे कोई एक शब्द बार बार आता हो। ओके। उपमा क्या होती है? उपमा होती है जैसे किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से क्या की जाए? तुलना की जाए। ओके, उपमा हो गई। अतिशयोक्ति क्या होता है? जैसे किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, अगर कोई वस्तु एक है तो उसको 10 बताया जाए। रूपक क्या होती है? रूपक भी किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से उसकी तुलना की जाए, जैसे इसमें कहा गया चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब इसमें चरण की क्या की गई? तुलना की गई। किससे? कमल से की गई है। मतलब एक चीज़ की, एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से क्या करनी? तुलना करनी। कौन सा अलंकार होता है? रूपक। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये, बहुत बार पूछा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये रूपक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ए 11, बी 13, सी 16, या फिर डी दिया गया 15। चौपाई की बात हो तो चौपाई मतलब 4 पाई, आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं। 4 4 16, यानी चौपाई यानी हाँ, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16, यानी 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला की बात करें तो उसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहे की बात करें तो उसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं सम विषम करके। और सोठा की बात करें तो दोहे का बिल्कुल विपरीत क्या होता है? सोठा होता है। तो इन सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रस से यहाँ पे बना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, वीर रस का अस्थाई भाव। ओके, तो ये यहाँ पे थे हिंदी का मॉडल पेपर, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।